1947 देश आजाद तो हो गया, पर अब कौन सी नई राह पर चलता भारत। अब भारत को अपना भाग्य खुद लिखना था। सरकार की सोच और नीतियां दोनों पश्चिमी विचारधाराओं से प्रभावित थी। ऐसे में भारत मां के एक सच्चे सपूत ने आवाज उठाई। भारत जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, उसका मूल कारण इसकी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा है। ये युवा थे आप, जो भारत को फिर से जगत गुरु के स्थान पर विराजमान करना चाहते थे, जो भारतीय सिद्धांतों के आधार पर भारत का वैभव पुनः विश्व में स्थापित करना चाहते थे। आपके सिद्धांतों को आज भी ये देश शत शत नमन करता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हमारे महान क्रांतिकारी चिंतक। में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। उधेड़-बुन में आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वे हैं देश के विख्यात अर्थ चिंतक और सुप्रसिद्ध लेखक डॉक्टर बजरंगलाल गुप्ता जी। डॉक्टर बजरंगलाल गुप्ता जी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूर्व में उत्तर क्षेत्र के माननीय संचालक रहे हैं। आप 1966 राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में अर्थशास्त्र से आपने एमए किया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से 1985 में वैल्यू एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन एनिसेंट इंडिया पर विषय शोध प्रबंध किया, जो 1992 में प्रकाशित हुआ। स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विभाग में रीडर पद से आप 2005 में सेवानिवृत्त हुए। आपकी अनेक पुस्तकें इस बीच में प्रकाशित हुई हैं। भारत का आर्थिक इतिहास हरियाणा साहित्य अकादमी चंडीगढ़ द्वारा प्रकाशित हुआ। हिंदू अर्थ चिंतन भारतीय विचार साधना नागपुर के द्वारा प्रकाशित हुआ। पर्यावरण प्रेमी हिंदू दृष्टि सुरुचि प्रकाशन से प्रकाशित हो चुका है। विकास का एक प्रतिमान सुमंगलम अंग्रेजी, गुजराती एवं उड़िया में भी उपलब्ध है। विवेकानंद के सपनों का भारत विद्यालय व विश्वविद्यालय की अर्थशास्त्र विषय पर अनेक आपकी पाठ्य पुस्तकों आपकी प्रकाशित हो चुके हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख प्रकाशित हो चुके हैं। आप पूर्व में सदस्य रहे भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के पूर्व सदस्य, केंद्रीय हिंदी समिति के पूर्व सदस्य, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अनेक वर्षों तक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के बोर्ड ऑफ स्टडीज के आप सदस्य रहे। साथ ही साथ मुझे भी अनेक अवसर पर लाभ मिला। अनेक बार प्रतिनिधि सभा बैठक जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की होती है, उसमें प्रमुख रूप से एक विशेष सत्र आपका रहा करता है। मैंने प्रत्यक्ष आपको सुना है। और आज इस इतनी विख्यात एक व्यक्तित्व के साथ हम मिलने जा रहे हैं। थोड़ा सा हम दृष्टिपात करते हैं उनके एक जीवन चक्र पर, फिर हम डॉक्टर बजरंगलाल जी के साथ हम आपकी बातचीत करते हैं। तो आपने देखा डॉक्टर बजरंगलाल गुप्ता जी की जीवन के कुछ अनमोल क्षण, और अब हमारे साथ हैं परम आदरणीय डॉक्टर बजरंगलाल गुप्ता जी, सुप्रसिद्ध अर्थचिंतक। डॉक्टर बजरंगलाल गुप्ता जी, आपका उधेड़-बुन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। उधेड़-बुन के सभी दर्शकों को मेरा नमन और उधेड़-बुन के पुरस्कर्ताओं को मेरी ओर से शुभकामना और बधाई। आज के पहले मेरे इस कार्यक्रम में मुझे पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दिए गए एकात्म मानववाद पर कुछ विचार रखने के लिए कहा है। दीनदयाल जी चिंतक थे,
दीनदयाल जी सिद्धांत और व्यवहार दोनों का सुमेल थे। दीनदयाल जी दृष्टा भी थे और सृष्टा भी था। ऐसा विरला व्यक्तित्व अपने देश के जीवन में दीनदयाल जी के रूप में अपने को उपलब्ध हुआ। स्वतंत्रता का ये अमृत महोत्सव चल रहा है और स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव के प्रारंभिक कालखंड में जब आजादी को लगभग 17-18 साल बीत गए थे, तो दीनदयाल जी के मन में विचार आया, इसमें स्वतंत्रता में स्वयं कहाँ है, भारत की अस्मिता कहाँ है, भारत का चिंतन कहाँ है। अभी भी हम विचार, व्यवस्थाएं और संस्थाएं तीनों ही दृष्टि से पश्चिम की नकल करते चले जा रहे हैं। और वो कालखंड था जब दीनदयाल जी ने देखा विचारधारा विहीन राजनीतिक गठजोड़ से बनी हुई सरकार को ही देश के सर्वांगीण उन्नति का प्रमुख साधन मानते थे। दीनदयाल जी ने कहा राजनीति सर्व प्रमुख साधन नहीं हो सकती, सत्ता एक साधन तो हो सकती है। और दीनदयाल जी ने वहां से अपना विचार करना प्रारंभ किया। दीनदयाल जी के मुंबई में 22, 23, 24, 25 फरवरी 1965 को 4 भाषण हुए। उन 4 भाषणों का संकलित नाम ही आगे चलकर एकात्म मानववाद पड़ा है। पर चूंकि मानववाद शब्द का प्रयोग तो उन्होंने लोगों को समझाने की दृष्टि से, क्योंकि उस समय पर पूंजीवाद और समाजवाद का बड़ा बोलबाला था, तो कोई हमारे पास में भी उससे ज्यादा सुंदर, सुखद, उत्तम विचार हो सकता है क्या, वो सर्व सामान्य जनता को समझाने के लिए उन्होंने एकात्म मानववाद शब्द प्रयोग किया। कालांतर में इस एकात्म मानववाद को एकात्म मानव दर्शन कहा जाने लगा। वही उनका विचार था। भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों के आधार पर अपना विचार देना पड़ेगा और उसी विचार के आधार पर हमको नई रचनाएं विकसित करनी पड़ेगी, क्योंकि पश्चिम के विचार और संस्थाएं तो आधी है, अधूरी है, आंशिक है, असंगत है, अव्यावहारिक है। उनके माध्यम से देश का और समाज का कोई कल्याण नहीं होने वाला। और इसलिए उन्होंने कहा हमारे सवाल है तो उसका जवाब भी हमको देना पड़ेगा। समस्याएं भारत की है तो समाधान भी भारत से निकलना चाहिए। और इस विषय को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों के आधार पर नई रचना, नए विचार और नए संकल्पना का विचार करेंगे तो कुछ 5-7 प्रमुख बातें दीनदयाल जी ने रखा। उन्होंने कहा पहली बात, किसी भी देश और समाज की विश्व दृष्टि का प्रश्न आता है, जिसको अंग्रेजी में वर्ल्ड व्यू कहते हैं। आजकल समूची दुनिया में भारत समेत पश्चिम के वर्ल्ड व्यू और विश्व दृष्टि पर ही सब रचना बनी हुई है। उसको अगर एक शब्द में कहना हो तो वो पश्चिम का विश्व दृष्टि है खंडित यांत्रिक विश्व दृष्टि, फ्रेगमेंटेड मैकेनिस्टिक वर्ल्ड व्यू। सारे संसार को, सृष्टि को ये मशीन मानकर चलता है। मशीन जैसे अलग अलग कल पुर्जों से बनी है, ये मानता है कि सृष्टि और समाज भी अलग अलग कल पुर्जों से मिलकर बना है। भारतीय विश्व दृष्टि ने सर्वम खल्वम इदम, ऐसा उपनिषदों में हमारे मनीषी कह गए हैं। अर्थात संपूर्ण सृष्टि में एक ही ब्रह्म के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। पहले आज के तथाकथित वैज्ञानिक इसको नहीं मानते थे, परंतु अब पार्टिकल फिजिक्स की जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है उसने भी ये स्वीकार किया है संपूर्ण सृष्टि का निर्माण एक कण से हुआ है। उसको उन्होंने बोसोन पार्टिकल कहा है, जिसको हमने गॉड पार्टिकल कहा। तो कुल मिलाकर इस
विश्व दृष्टि को अगर हम बदलेंगे, समग्र समन्वित एकात्म विश्व दृष्टि के आधार पर ही संपूर्ण रचना और व्यवस्थाएं बननी चाहिए। ये बात दीनदयाल जी ने पहली बात कही। दीनदयाल जी ने दूसरे कहा, जिस मनुष्य के लिए हम योजनाएं बनाने चाहते वो मनुष्य क्या है। पश्चिम के शास्त्रों ने मनुष्य को ही गलत समझा। किसी ने कहा ये सोशल एनिमल है, किसी ने कहा ये पॉलिटिकल एनिमल है, किसी ने कहा ये मैकेनिकल मैन है, किसी ने कहा ये तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड सेल से मिलकर के बायोलॉजिकल मैन बना है। मैं जिस शास्त्र को पढ़ाता रहा उसने इसको अर्थ मानव इकोनॉमिक मैन कहा। जैसे ही अर्थ मानव कहा तो जैसे मैं कहूँ ये भाप का इंजन तो भाप से चलता है, बिजली की मोटर तो बिजली से चलता है। अगर हमने मनुष्य को अर्थ मानव मान लिया तो किससे चलेगा? पैसे से चलेगा, धन से चलेगा, अर्थ से चलेगा। किसी काम में अर्थ मिलेगा तो करेगा काम, नहीं मिलेगा तो नहीं करेगा काम। ज्यादा मिलेगा तो उसको ज्यादा दौड़ कर करेगा, कम मिलेगा तो उसको कम ध्यान दे करके करेगा। आज देश में और दुनिया में जितने घोटाले हो रहे हैं, जितने आर्थिक अनाचार हो रहे हैं, जिस प्रकार की लूट और खसोट हो रही है, जितने शोषण हो रहे हैं और जिस प्रकार से कुछ चंद हाथों में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन का केंद्रीकरण हो रहा, उसका कारण केवल और केवल मात्र मनुष्य को अर्थ मानव मानना है। दीनदयाल ने कहा यह गलत है। वास्तव में व्यक्ति 4 तत्वों से मिलकर बना है, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। इसलिए ऐसे हमको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्था देनी पड़ेगी जिसमें व्यक्ति के इन चारों पक्षों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। शरीर की आवश्यकता क्या? आहार मिलना चाहिए ना उसको। आहार का मतलब है उसके जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए। मन की आवश्यकता क्या? प्यार है, स्नेह है, आत्मीयता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण अपने को देखने को मिलता है। आहार की कोई कमी नहीं, धन दौलत की कोई कमी नहीं, फिर भी व्यक्ति फांसी के फंदे पर लटक जाता है। क्यों? उसके डेथ नोट में लिखा मिलता है परिवार का प्यार नहीं मिला, समाज का स्नेह मिला, पड़ोसी का सहयोग नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए जीवन में फ्रस्ट्रेशन आ गया। इसलिए मन की आवश्यकता है कि उसको परिवार का, पड़ोस का, समाज का और देश का ये भी प्यार, स्नेह और आत्मीयता मिलनी चाहिए। बुद्धि की आवश्यकता है क्या? विचार, जिसको आज की भाषा में हम इंटेलेक्ट कहते हैं, टेक्निक कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं, मैनेजमेंट स्किल कहते हैं। देश में व्यक्ति कैसे चाहिए? हमको विचारवान चाहिए ना, जो ये निर्णय कर सके क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो उसका विवेक जागृत होगा, विचार जागृत होगा तो कर सकेगा। और चौथी बात, अंततोगत्वा आत्मा की आवश्यकता है उस परम पिता परमात्मा के साथ साक्षात्कार। जिस समाज व्यवस्था में व्यक्ति की इन चारों आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, दीनदयाल जी ने कहा उसी का नाम एकात्म मानववाद है, वही एकात्म मानव दर्शन है, वो भारतीय संस्कृति का मूल है। और फिर उन्होंने अगली बात कही, भारतीय संस्कृति विविधता में एकता में विश्वास करती है, या एक ही अपने को भिन्न भिन्न रूप में प्रकट कर लेता है। विविधता तो संसार का सत्य और सौंदर्य दोनों है। शरीर और जो मनुष्य और समाज है वो तो भिन्न भिन्न प्रकार का रहने वाला है ना। जाति, मत, पंथ, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र, बोलियां, रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा सारे देश के सब लोगों की समान नहीं हो सकती, अलग चाहिए, अलग अलग होती है। इसका सम्मान करना सीखना चाहिए। भारतीय संस्कृति ने किंतु ये सिखाया, इस विविधता में संघर्ष नहीं आना चाहिए, अलगाव नहीं आना चाहिए।
दुराव नहीं आना चाहिए, एक दूसरे के प्रति समाप्त करने का भाव नहीं आना चाहिए। हम इस विविधता के बीच समन्वय कैसे ढूंढ सकते हैं, एकता के सूत्र कैसे ढूंढ सकते हैं। जैन दर्शन ने उसी को स्याद्वाद कहा, अनेकांतवाद कहा, और अपने यहाँ के बहुत बड़े विद्वान दार्शनिक हो गए हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, वो तो कहा करते थे भारतीय संस्कृति का ये विविधता में एकता का जो सूत्र है ये अंतर्यामी सूत्र है, अर्थात इसके आधार पर संपूर्ण समाज को एक रखा जा सकता है। अगली बात दीनदयाल जी ने कहा, ये व्यक्ति और समाज इन दोनों के बीच में समन्वय रहना चाहिए ना। समाज व्यक्तियों का जोड़ नहीं है, जैसे व्यक्ति का अलग से अस्तित्व है उसी प्रकार से समाज का भी अलग से व्यक्तिमत्व है। समाज भी 4 चीजों से मिलकर बनता है। दीनदयाल जी ने उसको नाम दिया था देश, जन, चिति और संविधान। ये विस्तार का विषय है। ये 4 चीजों का जब समुच्चय हो जाता है तो समाज बनता है। अब व्यष्टि और समष्टि के बीच, व्यक्ति और समाज के बीच संबंध कैसे चाहिए? पश्चिम ने जो संबंध माना है व्यक्तिगत इकाइयों और समाज के इकाइयों के बीच, उसको कहते हैं संकेंद्रीय संरचना, अंग्रेजी में कहते हैं कंसंट्रेटिव रिलेशनशिप। अर्थात हर एक अपने आप में अलग थलग रहता है। व्यक्ति ने अपना घेरा बना रखा है, उसका परिवार से कोई लेना देना नहीं। परिवार का अलग घेरा है, उसका व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं। पड़ोस का अलग घेरा है, उसका व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं। ये असंवेदनशील रचना है। इसलिए दीनदयाल जी ने कहा भारतीय संस्कृति ने हमको जिस रचना के बारे में समझाया उस रचना का नाम है स्पाइरल। अर्थात जैसे सर्प कुंडली मारकर बैठता है, घेरे अलग अलग होने के बाद में भी एक घेरा दूसरे से जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है। ऐसा ही भारतीय संस्कृति ने व्यक्ति से लेकर समाज और सृष्टि तक एक दूसरे के साथ ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बना है। संवेदनशीलता है, हर एक के सुख दुख में शामिल होने का भाव इस भारत की रचना में से होता है। ऐसी रचना हमको विकसित करना है, कुल मिलाकर दीनदयाल जी ने कहा। और व्यक्ति और समाज को जोड़ने वाले भी 4 सूत्र है दीनदयाल जी ने कहा, शिक्षा, कर्म, योगक्षेम और यज्ञ। ये चारों तत्व अगर देश और समाज में ठीक प्रकार से चलते रहे तो व्यक्ति और समाज के बीच कहीं अलगाव नहीं आएगा, एक दूसरे के साथ एकात्मता से जुड़े रहेंगे। दीनदयाल जी ने प्रकृति के संबंध में भी कहा कि हम प्रकृति को माँ और देव मानकर विचार करेंगे। हमारे यहाँ कहा भी है प्रकृति माता का है, धरती माता का है, गौ माता का है, गंगा माता का है, पहाड़ देवता का है, यहाँ तक कि सर्प देवता का है। प्रकृति के जितने तत्व है उनको देखने की भारतीय दृष्टि माँ और देव की है। पश्चिम की दृष्टि ने प्रकृति को दासी माना, मेड सर्वेंट माना। इससे प्रकृति का शोषण करना और मनुष्य अपनी सुख सुविधा के साधन जुटाना, ये पश्चिम में चला। दीनदयाल जी ने कहा इस दोष दृष्टि को बदलकर प्रकृति का दोहन करेंगे, शोषण नहीं करेंगे। जितनी देश और समाज की आवश्यकता है प्रकृति का संरक्षण करते हुए, पर्यावरण की रक्षा करते हुए, प्रदूषण न फैलाते हुए, कुल मिलाकर इसके आधार पर रचना विकसित करेंगे तो सारी टेक्निक, टेक्नोलॉजी, सारी योजनाएं, सारी व्यवस्थाएं इस प्रकृति के दोहन पर टिकी रहनी चाहिए, ऐसा दीनदयाल जी कहते थे। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न दर्शकों की ओर से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो एकात्म मानव दर्शन है वर्तमान परिवेश में ये कितना इसकी उपयोगिता है? ये एक क्योंकि कई बार हम सैद्धांतिक रूप से जब बात करते हैं उसको हम व्यवहारिक रूप से उसको हम देखना चाहते हैं, तो दर्शक भी ये चीज़ को समझना और
अनुभव करना चाहता है कि इसकी आज रिलेवेंसी कितनी है। दो प्रकार के विचार और व्यवस्थाएं होती हैं। एक को हम बोलते हैं सामयिकी, अर्थात थोड़े समय के लिए उसका उपयोग है, फिर वो समाप्त हो जाती है। जैसे किसी को पैर में चोट लग गई, थोड़ा सा घाव आ गया, डॉक्टर ने उसको पट्टी कर दी, बाद में ठीक हो गया। एक होता है शाश्वत, हर परिस्थिति में, हर युग में, हर कालखंड में, हर एक देश में उपयोगी। दीनदयाल जी ने भारतीय संस्कृति के आधार पर जो विचार रखा वो शाश्वत है, हर परिस्थिति में, हर कालखंड में। हाँ, व्याख्याएं बदलेंगी, जैसे हमारे यहाँ उपनिषद और शास्त्रों के श्लोक तो वही है, ऋचाएं तो वही है, पर युग के अनुसार उस कालखंड के मनीषी उसकी व्याख्याएं बदलते हैं। ऐसे ही दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन, दर्शन शाश्वत है, उसकी व्याख्याएं और वर्तमान संदर्भ में उसको कैसे लागू करना वर्तमान मनीषा की चुनौती भी है और कर्तव्य भी। पंडित दीनदयाल जी ने जो एकात्म मानव दर्शन की ऐसी क्या एक नितांत आवश्यकता थी जो उन्होंने ये एकात्म मानव दर्शन दिया, और उस समय की क्या ऐसी परिस्थिति थी? स्वतंत्रता के पहले वाला कालखंड भी देखा था और दीनदयाल जी ने स्वतंत्रता के बाद वाला कालखंड भी देखा था। दीनदयाल जी ने कहा कि स्वतंत्रता संघर्ष की मूल प्रेरणा क्या थी, क्यों ये संघर्ष किया गया। आखिर कोई हमारी नदी, हमारे पहाड़, हमारे खेत खलियान, हमारे घर और फैक्ट्रियां, वो तो अंग्रेज उठा करके नहीं ले गया था। तो दीनदयाल जी ने कहा अंग्रेज ने जिस प्रकार की नीतियां और व्यवस्थाएं अपनाई और हमारे देश के लोगों का जिस प्रकार से माइंड सेट बदल दिया, वो पराभूत माइंड सेट था, वो गुलामी का माइंड सेट था। इसलिए अब हमको वर्तमान कालखंड में भारतीय दृष्टि से विचार करना पड़ेगा। और उस समय पर 17-18 साल दीनदयाल जी ने स्वतंत्रता के बाद के कालखंड का गहराई से अध्ययन करना, तो वो इस परिणाम पर पहुंचे, बदल तो नहीं आ रहा है, अभी भी नकलची बने हुए हैं, अभी भी हम उनको ही पश्चिम को ही आदर्श मानकर चल रहे हैं। और इसलिए दीनदयाल जी को लगा हमको एक नए ढंग से भारतीय दृष्टि से भारतीय विषयों को लेकर, भारत की प्रकृति, प्रवृत्ति और संस्कृति को लेकर एक विचार और एक दर्शन और एक व्यवस्था देनी पड़ेगी। इस विचार में से दीनदयाल जी ने ये एकात्म मानववाद का दर्शन दिया। दीनदयाल जी ने संभवतः एक बार कहा जो मेरे ध्यान है, वो ये कि जब तक शासन व्यवस्था का जो लाभ अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक नहीं होगा वह सब निरर्थक है। क्या वो भी एक एकात्म मानव दर्शन का ही एक भाग है? उसको उन्होंने नाम दिया था अंत्योदय, अर्थात आपकी योजना, आपकी नीति देश के लिए उपयोगी है कि नहीं, उसका टेस्ट क्या है। जो दीनदयाल जी कहता था उसका टेस्ट ये है, आपने कोई भी योजना बनाई होगी, कोई भी नीति बनाई होगी, कोई भी व्यवस्था बनाई होगी, देश के अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति को उस योजना और व्यवस्था का लाभ हो रहा कि नहीं हो रहा है, उसके जीवन में कुछ विकास हो रहा कि नहीं हो रहा है, तो आपकी योजना ठीक है। और केवल आपके योजनाओं के द्वारा जीडीपी तो बढ़ रहा है, परंतु अमीर और गरीब के बीच भेद बढ़ रहा है, गरीब और अधिक गरीब होता चला जा रहा है, तो ऐसी योजना निरर्थक है। इसलिए दीनदयाल जी ने कहा हमको अपनी तमाम नीतियों और योजनाओं का इस अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर, जिसको उन्होंने अंत्योदय नाम दिया, उसके आधार पर रचना बनानी पड़ेगी। बाद में चलकर उनसे प्रेरणा प्राप्त कुछ सरकारों ने अंत्योदय के नाम से अनेक योजनाएं और अनेक कार्यक्रम भी हाथ में लिया, परंतु जितना बड़ा देश और जितनी व्यापक आवश्यकता है, अभी इस दृष्टि से काफी कुछ काम करना बाकी। पंडित दीनदयाल जी ने एकात्म मानव दर्शन में क्या रोजगार को लेकर के भी, स्वरोजगार को लेकर भी कुछ कहा है? दीनदयाल जी ने कहा
हमको स्वदेशी, स्वावलंबन और विकेंद्रित अर्थ चिंतन, अर्थव्यवस्था खड़ा करना है। वो दुनिया के दूसरे देशों पर आश्रित व्यवस्था, वहां से कर्ज ले लिया वर्ल्ड बैंक से, IMF से, बड़ी बड़ी MNC से, उसके आधार पर देश खड़ा नहीं हो सकता। तो स्वदेशी के आधार पर अपने देश का संसाधन अपने देश के लोगों के द्वारा उनके उपयोग में काम आने वाली रचना बनाना, उसी में से वो कहते थे स्वावलंबन आएगा। फिर दीनदयाल जी ने कहा कि अपने देश का भविष्य केवल बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के द्वारा नहीं बन सकता। तो दीनदयाल जी ने कहा हमको छोटे छोटे उद्योगों के आधार पर विकेंद्रित अर्थ रचना बनाना पड़ेगा। उसका मूल उद्देश्य ये था कि इसके कारण से देश के समस्त लोगों को रोजगार मिल सकता है। दीनदयाल जी कहा करते थे, जैसे राजनीतिक स्वतंत्रता का रहस्य है प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार, ऐसे आर्थिक स्वतंत्रता का भी मूल मंत्र है देश के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार का अधिकार, काम का अधिकार, काम मिलना चाहिए ना, हर हाथ को काम। दीनदयाल जी के तमाम चिंतन को अगर 3 शब्दों में कहना हो तो हर पेट को रोटी, हर हाथ को काम और हर खेत को पानी। तो वो रोजगार परक योजनाएं बनाना चाहते थे। अगर देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती गई तो अब क्या करेंगे देश का? देश में अफरा तफरी आ जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं खड़ी हो जाएगी, देश बर्बाद और तबाह हो जाएगा। इसके काम को वो महत्व, रोजगार को सर्वाधिक महत्व अपनी आर्थिक नीति में देने के पक्षधर। एकात्म मानव दर्शन में जो मैंने भी पढ़ा है, दीनदयाल जी कुछ दायित्वों की भी बात करते हैं। जैसे उन्होंने परिवार का व्यक्ति अगर कमाता है तो फिर उसके क्या दायित्व रहते हैं अन्य परिवार के लिए। ये एक बड़ा ही मतलब कि ना, बहुत मुझे इसमें जब पढ़ के मुझे अच्छा लगा, लेकिन कुछ इसमें थोड़े से संशय थे कि भाई कि जो परिवार का मुखिया है वो कमाएगा, किसको खिलाएगा, क्या किस प्रकार से संरचना पारिवारिक दायित्वों की इसमें मानव दर्शन में किस प्रकार से। दीनदयाल जी ने अपने को समझाया था, पश्चिम का चिंतन और व्यवस्था वो कहती है कमाने वाला खाएगा। तो दीनदयाल जी के मन में सवाल आया, जो कमाता नहीं है वो क्या करेगा? आखिर परिवार में तो बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, अपाहिज भी हैं, दिव्यांग भी हैं, क्या उनको खाने का अधिकार नहीं है? तो दीनदयाल जी ने कहा इस विचार को बदलना पड़ेगा। और दीनदयाल जी ने कहा हमको विचार और व्यवस्था देनी पड़ेगी, कमाने वाला खिलाएगा। जो कमाता है वो केवल अपना पेट नहीं भरेगा, अपना तो भरेगा ही भरेगा, परंतु जितने आश्रित हैं, जितने ऐसे तमाम लोग हैं, उनमें बांट करके स्वयं भी खाएगा, उनको खिलाएगा भी। तो उन्होंने कहा कमाने वाला खिलाएगा। फिर अगली बात कहा, जो जन्मा सो खाएगा। इस देश की धरती पर जो भी जन्म ले लेता है उसको उसके भरण पोषण का दायित्व तो समाज की व्यवस्था पर होना चाहिए। इसलिए जो जन्मा सो खाएगा तो सबके गारंटी होगी। फिर दीनदयाल जी को कहा इसमें तो मुफ्तखोरी पनप जाएगी। तो फिर उन्होंने अगली बात इसमें से जोड़ी, खाने वाला कमाएगा। जो एबल बॉडीड आदमी है, जो समर्थ है शिक्षा की दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्तखोरी में नहीं खाना है, उसको समाज जीवन में अपना योगदान दे करके खाना। तो ये 3 चीजें थी, कमाने वाला खिलाएगा, जो जन्मा सो खाएगा और खाने वाला कमाएगा, खाने वाला कमाएगा। ये 3 चीजें मिलकर के समाज की व्यवस्था बनती है। इतने हर एक के प्रति दायित्व है। दीनदयाल जी ने चिकित्सा के बारे में बात की, जन आवश्यकता की बात की, शिक्षा की बात की, स्वरोजगार की बात की। क्या पंडित दीनदयाल जी ने एकात्म मानव दर्शन में जो नारी की स्थिति है
नारी की क्या भूमिका है, नारी के प्रति हमारा क्या दायित्व है, सम्मान है वो, चाहे उनकी कार्य भूमिका हो, उसके बारे में मैं एकात्म मानव दर्शन में कुछ है इसमें? शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में दीनदयाल जी का मत है, ये सब लोगों को समाज की व्यवस्था की ओर से निःशुल्क मिलनी चाहिए। शिक्षा में आखिर इस देश में जन्म लेने वाले प्रत्येक बालक और बालिका के प्रतिभा के विकास तो सबके है ना जरूरत। जिसकी जेब में पैसे माँ बाप के में, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ लेंगे, और जिसके माँ बाप की जेब में पैसे नहीं, वो क्या करेगा। इसलिए शिक्षा समान हो, शिक्षा देना ये समाज का दायित्व होना चाहिए। ऐसा ही उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में कहा। स्वास्थ्य का भी, स्वस्थ व्यक्ति होगा तो समाज को योगदान देगा ना, कुछ कमाएगा ना, कुछ काम करेगा ना। अस्वस्थ व्यक्ति, बीमार व्यक्ति दो प्रकार से समाज पर बोझ बनता है। एक तो वो जो कुछ काम कर सकता है वो नहीं कर पा रहा, एक उसके स्वास्थ्य की रक्षा पर समाज का पैसा खर्च हो रहा है। इसलिए स्वस्थ रहना और स्वस्थ रखना ये हर एक समाज व्यवस्था की, समाज की जरूरत है। ये वैसे ही देना चाहिए, इसके लिए कोई चार्ज नहीं करना चाहिए। और दीनदयाल जी ने कहा स्वास्थ्य भी हमारे देश में होलिस्टिक होना चाहिए, केवल एलोपैथी के आधार पर स्वास्थ्य नहीं दिया जा सकता, सब प्रकार की पैथी को मिलाकर चलना चाहिए। और परिवार के बारे में पूछा, परिवार को तो एक समग्र इकाई मानते हैं, एकात्म इकाई मानते हैं। जैसे मैंने कहा ना, परिवार के हर एक व्यक्ति के सुख दुख की, खाने पीने की, योगक्षेम की व्यवस्था व्यक्ति करेगा। तो परिवार का मतलब केवल पुरुष नहीं होता, परिवार का तो वास्तव में आधार ही नारी और महिला हमारे यहाँ पर मानी गई। इसलिए हमने राधा कृष्ण का, इसलिए हमने सीताराम का अलग अलग नहीं माना। ये पूरक है परस्पर। ये तो पश्चिम के चिंतन ने नारी की अलग राइट्स को लेकर आंदोलन प्रारंभ कर दिया, नारी स्वतंत्रता को लेकर के आंदोलन प्रारंभ कर दिया। भारतीय मनीषा में नारी तो और समाज की और परिवार की व्यवस्था में माँ को तो सर्वाधिक महत्व दिया है। इसलिए हमारे यहाँ ये कोई अलग से सम्मान देने का प्रश्न ही नहीं है। वो एकात्म इकाई है, समाज की एक भूत इकाई है, आधारभूत इकाई है। उसको अलग मानकर चलना ही वास्तव में ये गलत दृष्टिकोण है। ये पश्चिम के विचार के और प्रभाव के कारण से हमारे यहाँ पर नारी स्वतंत्रता आंदोलन, स्त्री आंदोलन ये खड़े हो गए। ये वस्तुतः भारतीय विचार के विपरीत विचार है। जो परिवार को नहीं मानते उनके द्वारा खड़े किए हुए आंदोलन है, वहाँ परिवार की व्यवस्था ध्वस्त है। हमारे यहाँ तो परिवार को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इसलिए नारी के सम्मान के बारे में जितना समग्र विचार भारतीय चिंतन में हुआ है, शायद इस दुनिया में कहीं हुआ है। डॉक्टर साहब, एक अंतिम प्रश्न है कि दीनदयाल जी का जो मानव दर्शन है उसको, उसकी प्रेरणा लेकर के नानाजी देशमुख ने चित्रकूट में एक आदर्श गांव की स्थापना की, और जिसको देखने के लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी वहाँ पर गए। क्या वो सही में एकात्म मानव दर्शन को परिलक्षित करता है? नानाजी देशमुख ने एक आयु के बाद में कहा अब मुझको राजनीति से अलग हो जाना चाहिए। राजनीति देश का समग्र भला नहीं कर सकती। देश और समाज की सेवा में मुझे समग्र रूप से बगैर भेदभाव के लगना चाहिए। और तब उसी प्रेरणा में से ये चित्रकूट का प्रकल्प प्रारंभ हुआ। चित्रकूट केवल एक गांव का विकास की कल्पना लेकर नहीं चला। चित्रकूट के आसपास अनेक गांवों का संकुल, उन्होंने उसको आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया। और भारतीय ढंग से जो दीनदयाल जी कहा करते थे उसी प्रकार से उसका विकास करने के लिए सोचा उन्होंने। जैविक खेती प्रारंभ की, स्वास्थ्य की योजनाएं जो भारतीय परंपरा के स्वास्थ्य है, दादी माँ का बटुआ उन्होंने प्रारंभ किया। और ऐसे शिक्षा की व्यवस्थाएं उन्होंने प्रारंभ की।
गांव का व्यक्ति गांव के लोगों को गांव में ही कैसे सामान्य शिक्षा दे सकता है, लोगों को रोजगार की दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे एक समग्रता से एक मॉडल नानाजी देशमुख ने बनाने का प्रयत्न किया और नानाजी देशमुख के उस मॉडल से प्रेरणा प्राप्त करके देश के अनेकों लोगों ने उसी प्रकार के समग्र समन्वित स्वावलंबी विकास के काम प्रारंभ हुए। अनेकों है इस समय पर, उनकी गणना नहीं हो पाती। नानाजी का नाम बड़ा था, इतनी गणना हो गई, सैकड़ों हजारों की संख्या में इस समय पर, और ये ग्रास रूट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कभी एक बार नानाजी ने दीनदयाल जी के जन्म दिवस पर यहाँ दिल्ली में ऐसे देश भर में जितने ग्रास रूट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कोई भी संस्था चला रही होगी, कोई गांधीवादी संस्था चला रही है, कोई रामकृष्ण मिशन चला रहा है, कोई अरविंदो सोसाइटी चला रही है, या कोई सर्वोदय के द्वारा चल रहे हैं, या फिर संघ परिवार के अनेक संस्थाएं, उन सब का एक 3 दिन का विशाल सम्मेलन किया था उन्होंने। ध्यान में आप कितना काम हो रहा है। तो ये दीनदयाल जी के दर्शन को व्यवहार में उतारने की नानाजी देशमुख की भी प्रेरणा थी, और आजकल लगभग उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर देश भर में अनेकों विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए। आपने आज वास्तव में एकात्म मानव दर्शन के ऊपर आपने गागर में सागर भरने का कार्य किया है, और उधेड़बुन आज आपके उपस्थिति से समृद्ध हुआ है, और मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उधेड़बुन ने इस कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया, इसलिए उधेड़बुन का और मेरे अत्यंत आत्मीय हमारे प्रवीण आर्य जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आगे भी स्मरण करते रहें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता जी, जो कि सुप्रसिद्ध अर्थचिंतक हैं, और पूर्व में हमारे माननीय संघ चालक उत्तर क्षेत्र आप रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। और आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, आज आपने जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता जी से आपने प्राप्त की हैं, आपने कोई उनसे प्रश्न पूछने हैं भविष्य के लिए, और जो कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय व्यक्त कीजिए। अगले कार्यक्रम में फिर हम पुनः एक बार डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता जी से फिर दोबारा आपको मिलवाएंगे। मिलते हैं फिर अगले नए कार्यक्रम में उधेड़बुन में। नमस्कार।